अगला चैप्टर हम लोग सुश्रुत प्रमेय निदान पढ़ेंगे और चिकित्सा। तो देखिएगा, जब चैप्टर शुरू हुआ है सुश्रुत निदान अंबिका दत्त शास्त्री से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो श्लोक नंबर 3 में देखिएगा प्रमेय निदान में आया हुआ है प्रमेय के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सुश्रुत के कारण देखने से पहले याद करिए वो चरक की लाइन जो चरक ने बताया हुआ है, लिखा हुआ है, देखिए नीचे। आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनि ग्राम में औदक आनूप रसाह पयांसी नवान्न पानम गुड़ वैकृतम प्रमेह हेतु कफ कृच्च सर्वम। ठीक है, ये चरक का भी है, माधव का भी है। तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि प्रमुख रूप से कारण क्या होता है। आलस्य है, आलस्य की वजह से कफ का बढ़ना, मेद है, ये सभी प्रमुख रूप से जो है प्रमेह के कारण है। ऐसा ही मिलता जुलता कारण जो है सुश्रुत ने भी बताया है। श्लोक नंबर 3 में देखिएगा, प्रमेह कारण दिन में शयन करने वाले, व्यायाम न करने वाले, उसको व्यायाम करने वाले के बीच में न जोड़ लीजिएगा। क्या लिखा है बुक में? व्यायाम करने वाले। तो न कर लीजिए उसको, व्यायाम न करने वाले तथा आलस्य युक्त पुरुष को शीतल स्निग्ध मधुर एवं मेदोवर्धक, ठीक है, अधिक पतले अन्न और पान का सेवन करने वाले मनुष्य को प्रमेह होगा, ऐसा जाना जाना चाहिए। ठीक है, तो दिवा स्वप्न अव्यायाम आलस्य प्रसक्त, ये सारे के सारे जो कारण हुए, और साथ ही साथ स्निग्ध, शीत स्निग्ध और मधुर ऐसे द्रव्यों का सेवन करने वाले जो मेद को बढ़ाएं, ये सभी प्रमेह के कारण हैं। विमर्श में एक लाइन लिखी हुई है, पहली लाइन, पुरुषम इति कथनेन स्त्रीणाम प्रमेहा न भवन्ति। कुछ ऐसा बोलते हैं कुछ लोग कि स्त्रियों में प्रमेह नहीं होता है। आगे कह रहे हैं कि क्योंकि हर महीने जो है मासिक स्राव से शोधन होता रहता है। ठीक है, ऐसा एक विमर्श में लाइन लिखी गई, तो जानते रहिए इस चीज़ को। अगर रेफरेंस की बात करें तो डल्हन लिखा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है सबको? यस यस सर। सर। बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष है, ये भी जो लाइन है हम चरक में पढ़ते हैं प्रमेह के बारे में, दिख रहा होगा सबको। बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष, इसको भी अंडरलाइन करिएगा, चरक में देखिएगा, हमने पढ़ाया है इसके बारे में डिटेल में। अब इसके बाद संप्राप्ति की अगर हम बात करें तो ऊपर में कहे हुए जो भी कारण हैं, जो निदान हैं, उनके सेवन करने से मनुष्य के अपरिपक्व वात पित्त और कफ यानी कि दोष जो हैं मेदो धातु के साथ संयुक्त होकर मूत्रवाही स्रोतस का अनुसरण कर नीचे की ओर जाके बस्ती के मुख को घेर कर वहीं स्थित हो जाते हैं, तब प्रमेह उत्पन्न करते हैं। ऐसा ही हम लोगों ने चरक में भी पढ़ा था। ठीक है, तो तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। दूष्य विशेष रूप से मेद है। अगर हम चरक की ही बात करें तो ये श्लोक आपको चिकित्सा 6 का याद होना चाहिए कि प्रमेह के दोष दूष्य कुल कितने होते हैं? 10। कफ सपित्त पवनश दोषा है, मेदो अस्य शुक्रांबु वसा लसिका मज्जा रसौजा पिष्टम च दूष्या प्रमेहणाम विंशतिरेव मेहा। ये हम लोग चरक चिकित्सा में पढ़ चुके हैं। कफ पित्त और पवन यानी वायु, ये दोष हो गए। इसके साथ ही साथ मेद हो गया, रक्त हो गया, शुक्र, अम्बु, वसा, लसिका, मज्जा और रस, और ओज पिशित मतलब मांस। इतने बताए हैं, तो ये हमने 10 लिखा हुआ, तो ये याद रखिएगा। श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है चरक का। जिसको नया नया लग रहा होगा, प्रमेय चिकित्सा चरक का यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ लिखा भी है। जैसे हम लोग सारी व्याधियों में पुरुरूप पढ़ते हैं, यहाँ भी पुरुरूप की कुछ बात की है। तो देखिए, दिख रहा होगा श्लोक नंबर 5, हस्त पाद तलदाह, दिख रहा है सबको? यस सर। हाथ पैरों में दाह यानी जलन महसूस होगा। स्निग्ध पिच्छिल घुरता गात्रणम, शरीर में स्निग्धता पिच्छिलता घुरता होगी। मधुर शुक्ल मूत्रता, है ना, मूत्र का वर्ण शुक्ल वर्ण का हो सकता है। तंद्रा थकान होगा। साध मतलब ये भी, और साध साध से ही ले सकते हैं। पिपासा है, प्यास बार बार लगेगी।
दुर्गंध, शरीर से दुर्गंध, श्वास, तालु, गल, जिह्वा, दंतेशु, मल, मतलब जैसे मैल जमा हुआ है ऐसा महसूस होगा जिह्वा और दांतों पे, है ना। और इसके साथ मलोत्पत्ति, जटली भाव केशानाम, जो बाल हैं जैसे गुच्छे में हो जाते हैं, जटिल हो जाते हैं, है ना। और वृद्धिश्च नखानाम, नाखून, जटिली भाव कह सकते हैं, केशानाम वृद्धिश्च नखानाम, दोनों को, बाल भी बढ़ते हैं, बाल जटिली भाव भी हो जाएंगे, और नाखून और बालों की वृद्धि, या यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं लिखा हुआ नाखून की वृद्धि आदि लक्षण। केश बढ़ेंगे, केशानाम नखानाम अभिवर्धनम, ऐसा भी हम लोग चरक में पढ़ते हैं, एक राक्षमा भी आया है, प्रमेय में भी आया है, याद आ रहा है कुछ ऐसा। यस सर। यस सर। सुश्रुत में भी ऐसा आया है, जो केश हैं वो जटिली हो जाते हैं, और वृद्धिश्च नखानाम, नाखून जो है जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, ऐसा प्रमेय का पूर्व रूप बताया है। और जैसा कि बताया है कि मलोत्पत्ति है जिह्वा दंतेषु, ऐसा ही वाग्भट और माधव की एक लाइन विमर्श में लिखी हुई है, दंतानाम दंतादिनाम मलाढ़्यत्वम प्राग रूपम प्राणिपादयोः दाह। अब अगर हम अलग अलग बात करें तो इतना एक में हो सकता है, प्राग रूप यानी पूर्व रूप की बात कर रहे हैं, दंतादिनाम मलाढ़्यत्वम, दांतों वगैरह में मल की उत्पत्ति, और पाणिपादयोः दाह, इसको हम एक में ले सकते हैं, पाणिपादयोः दाह। दिख रहा है सबको। जी सर। तृष्णा वगैरह आया है, लेकिन प्रमुख रूप से जो बताना था दंतादिनाम मलाढ़्यत्वम, ये महत्वपूर्ण था। ऐसा ही माधव का भी ये पूर्व रूप है, आप याद रखिएगा इसको। श्लोक नंबर 6 हमको रटा होना चाहिए, पता भी होता है। तत्र आविल प्रभूत मूत्र लक्षणा सर्व एव प्रमेय, ये लक्षण की बात कर रहे हैं सामान्य। आविल मतलब डर्टी, गंदला, है ना। तो प्रभूत मतलब बार बार मूत्र त्याग करना, बार बार कलुषित या गंदा मूत्र त्याग करना, ये प्रमेह का लक्षण बताया हुआ है सुश्रुत में। समझ में आ रहा है। यस सर। और वाग्भट्ट का भी ऐसे ही, सामान्य लक्षणम तेषाम प्रभूत आविल मूत्रता, आविल हमने बताया जैसे गंदा है, कलुषित है, डर्टी, है ना। तो बार बार, सामान्य लक्षणम तेषाम प्रभूत यानी बार बार, फ्रिक्वेंट, और आविल मतलब गंदा, मूत्रता, है ना, वाग्भट्ट के अनुसार। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। विमर्श, जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया था, चरक की बात की थी, कफ पित्त पवनश दोषा, वही यहाँ पे लिखा हुआ। प्रमेय 20 होते हैं, वात पित्त और कफ ये 3 दोष, एवं मेदो धातु रक्त शुक्रादि ये जो है दूष्य होते हैं। तो 6 दूष्य हम कह सकते हैं, 6 के साथ 7 दूष्य हो जाएंगे, 7 दूष्य हो गए, 3 दोष हो गए, है ना। तो कुल मिला के 10 होते हैं ये। तो इसको भी विशेष रूप से याद रखिएगा, ये सब मिलके 20 प्रकार के प्रमेय बनाते हैं, जिसमें कि 10 कफज होते हैं, 6 पित्तज होते हैं, और 4 वातज होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। कफ से कौन कौन सा होता है ये हमको पता होना चाहिए, पित्त से कौन कौन सा होता है, और पवन यानी वात से कौन कौन सा होता है वो हमको पता होना चाहिए। तो देखिए लिखा है, कफ से उदक में है, इच्छु में है, सुरा में है, सुरा में की जगह ही चरक में सांद्र प्रसाद में है। दिख रहा है सबको। सुरा में की जगह यस सर। चरक में सांद्र प्रसाद में है, और पिष्ट में जो सुश्रुत में आया हुआ है वो शुक्ल में है, चरक में, है ना। समझे। यस सर। अभी आगे और बताते हैं। इसमें जो लवण में है और फेन में है, लवण में है और फेन में है, अलग से है, ध्यान दीजिएगा। सुश्रुत में 2 नहीं है, शीत में है और आलाल में है। दिख रहा है ये नीचे। यस सर। तो सुश्रुत में 2 नहीं है, शीत में है और आलाल में है। इसकी जगह पे फेल आ गया है, फे मतलब फेन, और ल मतलब लवण में। ठीक है। तो 2 रिमूव करके 2 उन्होंने जोड़े, कौन कौन से, फेन में है और लवण में है। आप देखेंगे फेन में है और लवण में है, चरक में नहीं मिलेगा। लिख लो, जो हम बोल रहे हैं उसको लिखते चलो, नहीं कहानी खत्म हो जाएगी जब ये शो खत्म होगा तो।
तो सुश्रुत में शीत में आलाल में की जगह पे दो नए में आए हैं कफज में, फेन और लवण ब्रैकेट में फेल लिख लीजिए, यानी सुश्रुत फेल है। फेन में, लवण में, और सुरा में की जगह, सॉरी, सांद्र प्रसाद में की जगह पे सुश्रुत में क्या है, सुरा में, और पिष्ट में। शुक्ल में की जगह पे पिष्ट में है। इस प्रकार से वहां पे हमने आपको बताया था सासा सीसी सुसु ऐसा कुछ करके बताया था। सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में है, यस सर। शीत में है, सिक्ता में है, शुक्ल में है। ऐसे करके हमने आपको पूरा 10 के 10 याद करने का ट्रिक बताया था। कामच्छा हरणी, ये आपको पित्तज का याद करने का ट्रिक बताया था। काल में है, मंजिष्ठ में है, क्षार में है, ऐसा बताया था। हरिद्र में है, नहीं याद आ रहा। यस सर। यस सर। रक्त में है, नील में है, ये सब वहाँ पे होगा, देखेंगे, पढ़ा होगा जिसने नहीं पढ़ा हुआ। और वातज की बात करें तो हम वम, हस्त में है, मज्जा में है, वसा में है, और मधु में। हम वम, ये याद करने का। तो अगर आपको ये याद है तो आप 20 के 20 प्रमेय आपके टिप पे रहेंगे। फिर हमने लिखा हुआ है भेल प्रमेय 20 प्रकार का बताते हैं, और प्रकृति प्रभव प्रकार से कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। दिख रहा है सबको? Yes, sir. ये भी मार्क कर लीजिए। अब जो चीज़ें स्टार्ट होने जा रही हैं मैं बता दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट हैं। 8वें श्लोक से जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। और सुश्रुत का प्रमेय भी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं ज़्यादा। ये हमने जब ज्वर चिकित्सा पढ़ाई है तो ये श्लोक वहाँ भी आया था, याद आ रहा है? ज्वरे तुल्य ऋतु दोषत्वम, प्रमेय तुल्य दूषिता, रक्त गुल में पुराणत्वम, सुख साध्य लक्षणम। जी सर। कफज साध्य है क्योंकि दोष और दूष्य दोनों ही रूक्ष तथा उष्ण होते हैं। ये सही लिखा है, गलत लिखा है? चिकित्सा हम कह सकते हैं कि दोनों की चिकित्सा जो है, क्योंकि दोनों की चिकित्सा रूक्ष और उष्ण है ना। वो लाइन थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है। कफज में साध्य होते हैं, पहली लाइन देखिए, कफज में साध्य होते हैं क्योंकि दोष कफ एवं दूष्य दोनों ही रूक्ष तथा उष्ण चिकित्सा से शांत होते हैं, ये लिख सकते हैं। क्योंकि चिकित्सा है, रूक्ष और उष्ण उसकी चिकित्सा करेंगे, है ना। जी सर। तो लिख लीजिए, कहीं चिकित्सा शब्द उसमें जोड़ लीजिएगा। और तिक्त और कषाय से शांत होते हैं, अतः चिकित्सा दोष और दूष्य की समान है। प्रमेह में दोष तथा दूष्यों का तुल्य होना सुख साध्यता का लक्षण है, ये अपवाद है, ये अपवाद है। ऐसे ही जैसे वर्षा ऋतु में अगर वातज कौन सा दोष प्रकोपित होता है, अगर शरद की बात करें तो पित्त दोष प्रकोपित होता है। तो वहाँ पे अगर पित्तज व्याधि होगी तो उसकी चिकित्सा कैसी होगी? एक सामान्य अगर हम बात करें तो चिकित्सा कठिन हो Village. जाएगी, चिकित्सा कठिन हो जाएगी। लेकिन ज्वर में ये अपवाद है ना, ज्वर में अपवाद है। जो ज्वर होगा, जैसे मान लीजिए शरद ऋतु में अगर पित्तज ज्वर है तो वो कैसा होगा? बोलो। सुख साध्य होगा। वही कह रहे हैं कि सामान्यतः ऋतु के अनुसार अगर व्याधि है तो वो सुख साध्य नहीं होती है, लेकिन ज्वर में ये एक्सेप्शन है। अगर दोष और दूष्य समान है तो भी व्याधि असाध्य हो जाती है, परंतु उसका अपवाद क्या है? प्रमेह है। प्रमेय। पुरानी व्याधियां हमेशा असाध्य होती हैं, लेकिन पुराना रक्तगुल्म क्या है? इसका अपवाद है। पुराना और जो रक्त गुल्म होता है वो सुख साध्य होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यस सर। ये Yes, sir. एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। सामान्यतः जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप होता है उस दोष की अगर व्याधि होती है तो वो असाध्य होती है। दोष और दूष्य समान होने से वह व्याधि भी असाध्य होती है, क्योंकि अगर आप दोनों एक दूसरे की चिकित्सा क्या होती है? विपरीत हो जाती है। एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे प्रमेह के केस में एक्सेप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग।
अगर पित्तज में की बात करें तो देखिएगा हमने चरक और वाग्भट का लिखा है, वही जो अभी हमने बताया था, कामाक्षा हरणी। दिख रहा है सबको? Yes, sir. सर। लेकिन सुश्रुत में हमने ट्रिक थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या लिखा हुआ है? अमच्छा हरणी, यानी काल में की जगह पे अम्ल में आ गया। समझे? काल में की जगह पे अम्ल में। जिसको नहीं पता है लिख लीजिए। का से काल में है, म से मंजिष्ठ में है, क्षार में है, हरिद्र में है, रक्त में है और नील में है। हो गया? यस सर। विमर्श की एक लाइन देखिएगा। उससे पहले दोष और दोष की क्रिया विषम होने से ये याप्य है, तो विषम क्रियत्वात होने से ये याप्य है, ध्यान रखिएगा। जो पित्तज में है, जो 6 प्रकार के याप्य बताया है, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो वातज प्रमेय असाध्य, वो महात्ययी, ये शब्द याद रखना है आपको। महात्ययिकत्वात दिख रहा है ये। यस सर। एक ये याद रखिएगा, और एक ये विषम क्रियत्वाद। तो विषम क्रियत्वाद यानी दोष और दोष की चिकित्सा एक दूसरे से विषम होने से जो पित्तज प्रमेय है वो याप्य होगा। ऐसा माना जाता है कि जो दूष्य है वो क्या है? मेद है। जो दूष्य है वो मेद है, और दोष यहाँ पे विशेष रूप से क्या है? पित्त है। पित्त है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये विषम क्रियत्वाद है पित्तज में। अगला वातज में है। हमने आपको बताया हम वम, ये किस में है? चरक में। हस्त में है, मज्जा में है, वसा में है और मधु में है। छौद्र और मधु एक दूसरे का पर्याय है, ये सभी को पता है। सुश्रुत ने मधु में है न कह के छौद्र में है कहा है। दिख रहा है सबको? Yes, sir. और मज्जा की जगह पे सर्पी बताया है। ठीक है, अगर हम स्नेह की बात करें तो 2 स्नेह चरक ने बताया है, वसा में और मज्जा में है। दोनों स्नेह होता है। घृत तैल वसा मज्जा 4 स्नेह हम लोग पढ़ते हैं। तो उन 4 स्नेहों में से वसा और मज्जा 2 वातज में बताए हैं चरक ने। लेकिन सुश्रुत ने मज्जा की जगह क्या बताया है? सर्पी। सर्पी में बताया है। और ये धातुओं का अधिक विनाश करने से वातज प्रमेय कैसे होते हैं? असाध्य होते हैं, और विरुद्ध उपक्रमत्व, महात्येक तो होते ही हैं, और साथ ही साथ चिकित्सा में विरुद्ध उपक्रम होता है, इसलिए भी ये असाध्य होते हैं। तो विरुद्ध उपक्रम वातज हो गया आपका, और विषम क्रियत जो है आपका किस में है? पित्तज में है। इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से पढ़ाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जब चरक पढ़िए देखिएगा, वहाँ पे तो हमने सारे प्रमेय के लक्षण थोड़े थोड़े बताए हैं वहाँ पे, है ना। जैसे अगर यहाँ पे हमको कुछ अगर बताना होगा तो ऐसा कुछ है नहीं। हृष्ट रोमा एक हमने मार्क किया है पिष्ट में ही में, है ना। पिष्ट में ही दिख रहा होगा सबको। यस सर। इसको मार्क करिएगा, बाकी सब कर लोगे। ऐसा कोई कभी पूछा नहीं जाएगा ऑब्जेक्टिव में, सब नाम से समझ में आ रहा है। नील में, हरिद्र में दाह युक्त पित्त है तो दाह होगा ही होगा, ये कोई अंडरस्टूड है सब। अम्ल में अम्ल होगा, क्षार में क्षार होगा, मंजिष्ठोदक प्रकाशम मंजिष्ठा के समान मंजिष्ठा में होगा, शोणित प्रकाशम शोणित में होगा। तो कुछ ऐसा है नहीं कि जो अलग से आपको बताया जाए। भगा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कुछ ऐसा है नहीं जो आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो कुछ उसमें लॉजिक हो। ये ऊपर जो है पीडिका लिखी गई है, प्रमेय पीडिकाओं के बारे में। दिख रहा है सबको? यस सर। तो वाग्भट, माधव, सुश्रुत 10 प्रमेय पीडिकाएं। वाग्भट, माधव, सुश्रुत
10 प्रमेय पीठिकाएं। हमने जो आपको प्रमेय के लक्षण जो अभी छोड़ दिए हैं वो चरक वाला ही इंपॉर्टेंट है, उसी को पढ़िएगा, ठीक है। बस खाली आपको ये याद रखना है कि जो इन्होंने नामकरण थोड़ा सा डिफरेंट किया है, किसकी जगह पे क्या माना है वो ध्यान रखिएगा। तो वाग्भट सुश्रुत माधव 10, भोज ने 9 माने हैं, विनता नहीं मानी है, विनता नहीं मानी है भोज ने। और मसूरिका के स्थान पे कुलत्थिका कहा है, मसूरिका की जगह पे कुलत्थिका। चरक के मौसी की पुत्री की विदाई नहीं हुई है, चरक के मौसी की पुत्री की विदाई, यानी मौसी से मसूरिका, पुत्री से पुत्रनी, विदाई नहीं विदारिका। यानी ये जो सुश्रुत में 3 अलग से है, तभी तो 7 और 3 10 हो गए। सुश्रुत के 10 हैं और चरक के 7 ही प्रमेय प्रमेय पीठिकाएं। तो 3 कौन कौन सी नहीं है? मसूरिका, पुत्रिणी और विदारिका। समझे? यस सर। तो ये तीनों चरक में नहीं है। मौसी के पुत्री की विदाई। काश्यप ने 8 प्रमेय पीठिकाएं मानी हैं। ध्यान दीजिएगा, श्लोक नंबर 15 में प्रमेय के उपद्रव बताए हैं। क्या है ये? कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रमेय। बहुत ढेर सारे हैं, कैसे याद करेंगे? याद तो करना ही है। ध्यान दीजिएगा, हमने सबके ऊपर दोष भी लिखे हैं थोड़े थोड़े से। जैसे प्रतिष्ठाय के ऊपर कफ लिखा है, दिख रहा होगा। Yes, sir. यस सर। शैथिल्य अरोचक अविपाक के ऊपर भी के लिखा है। कफ प्रसेक छर्दी निद्रा काश श्वास के ऊपर भी कफ लिखा है। ये श्लेष्मज यानी कफज प्रमेह के उपद्रव है। देखिए लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे, श्लेष्म जना उपद्रवा, दिख रहा है ये। Yes. यानी कि ये जो जिसमें हमने के लिखा है, ये सब कफज प्रमेह के उपद्रव हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं वृषण अवदरणम, ये किसका है? पित्त का है। बस्ति भेद पित्त का है। मेड्रतोद, ये भी दिखने में वात का लगता है, ध्यान से देख लीजिए। अवधरण भी वात की वजह से लगता है, बस्ति भेद भी वात की वजह से लगता है। ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं? पित्त की वजह से हो रहे हैं। हृदशूल, अम्लिका, ज्वर, अतिसार, अरोचक, वमथु, या ध्यान रखिएगा छर्दी वहाँ पे है कफज में, वमथु पित्त में है। परिधूमायनम, दाहो, मूर्छा, पिपासा, निद्रा नाश, वहाँ पे निद्रा थी, यहाँ पे निद्रा का हो गया है नाश। पांडुरोग, पीत विड़मूत्र नेत्रत्वम। समझ में आ रहा है कि हिंदी बोलें? आ रहा है सर। च इति पैत्तिका नाम, ये सभी किसकी वजह से हो रहे हैं? पित्तज प्रमेह की वजह से। समझे? तो अब देखिए वहां पे हृदशूल था पित्त में, है ना। और वातज में देखिएगा हृदय ग्रह है, लौल्य है, अनिद्रा है, वहां पे निद्रा नाश था। अगर यहाँ पे देखें तो अनिद्रा है, दिख रहा होगा सबको। तो लौल्य हो गया, अनिद्रा हो गया, और वात की वजह से कॉन्स्टिपेशन, बद्ध पुरुषत्वम, बध जा रहा है मल, कंपन हो रहा है, शूल हो रहा है, ये सभी वातज प्रमेय की वजह से हो रहा है। तो अरुचि देखिए 2 जगह आ गया, पित्त और कफ में आ गया है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो ये आपको ये प्रमेय के उपद्रव पता होने चाहिए, वात पित्त और कफ की वजह से। आगे बढ़ा जाए। Yes. प्रमेय पीठिका अब आ रहा है, वो तो हमने ऊपर लिखा था तो वहीं पे बता दिया है। प्रमेय पीठिका के बारे में क्या कह रहे हैं? वसा और मेदो धातु। तो यहाँ पे 2 चीजें लिखी हैं, वसा और मेदो धातु से व्याप्त शरीर वाले प्रकुपित वातादि तीनों दोष से आक्रांत धातु वाले प्रमेही के शरीर में 10 पीठिकाएं होती हैं। अभी हमने बताया 10 होती हैं। तो मौसी के पुत्री की विदाई, मसूरिका, पुत्रिणी और विदारिका, ये 3 जो यहाँ पे है वो चरक में नहीं मिलेंगे। यस सर।
चरक Yes, में sir. 7 में। याद करने के लिए बनाया था, सरक जा आलसी, लिख लीजिए, नहीं भूल जाएंगे फिर। सरक जा आलसी, सरक जा आलसी, बस इतना याद रखिए। दो इसमें नहीं आ रहा है, सरसपिका और विनता। सरक से सराविका, जा से जालनी, आलसी से आपका अलजी आया होगा। सरक में क भी आ रहा, क से कक्षपिका हो जा रहा है, तो उसमें आप डिकोड कर लीजिए उसको। सर सराविका, क से कक्षपिका, जा से जालनी, आलसी से आपका अलजी हो गया। विनता और सरसपिका बचा, बाकी तीन मौसी के पुत्री की विदाई, वो भी ट्रिक यहीं पे आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको बना लीजिएगा तो सारी की सारी पीढ़िकाएँ आपको याद हो जाएंगी। कुछ इसमें लाइट हो गया, सरक जा सर्प, कुछ ऐसा कुछ करके लिखा था, अपने से बना लीजिएगा जो आपको समझ में आए, लेकिन जो अभी बताएं वो ज़्यादा सही है। लिखा हुआ है चरक ने इसके 7 भेद माने हैं, दिख रहा है विमर्श में। जी सर। 3 कौन कौन सी नहीं हुई है वो जान लीजिएगा। और यहाँ हमने लिखा हुआ चरक से पढ़ना है, तो विशेष रूप से जो पीढ़िकाएँ हैं वो चरक से ही पढ़ना है, ठीक है। तो शराव मात्रा तद्रूपा निम्न मध्या शराविका, यानी कि जो शराविका होती है बीच में, मध्य में मतलब दबी हुई होती है, ये शराविका के बारे में है। सफ़ेद सरसप के समान जो है वो सरसपी है ना। जालिनी में तीव्र दाह होगा, दिख रहा होगा सबको, जालिनी तीव्र दाह। जी सर। कूर्म जो होता है कछुए को बोलते हैं, तो कूर्म संस्थाना गेया कक्षपिका, कक्षप भी कछुए को बोलते हैं, तो वो कभी आपसे नहीं पूछेगा। फिलहाल याद रखिएगा कि दाह है वहाँ भी, है ना। दाह जो है कक्षपिका में भी है, जालिनी में तीव्र दाह है। ये पूछा जाता है महती पिडिका नीला पिडिका, है ना। महती पिडिका नीला पिडिका डैश डैश डैश, विनता है, ध्यान रखिएगा इसको, विनता इंपॉर्टेंट है। और महद अल्पचिता गेया पिडिका सा पुत्रिणी, और रक्ता सीता स्फोट, स्फोट जो है आपका वो अलजी में आया है और वो दारुण है, स्फोट। ये सारी चीज़ें हमने बता दिया हैं, ऐसा कुछ है नहीं। विस्फोट याद रखिएगा विशेष रूप से। चरक में जो इम्पोर्टेंट है ये पूछा जाता है, जैसे विनता जो है सुश्रुत का भी इम्पोर्टेंट है। हमने क्या बताया है, महती पिडिका नीला पिडिका, बड़ी होती है पिडिका, नील पिडिका विनता है। चरक में बताए हैं पृष्ठे व अप्य उदरे अभी महती नीला पिडिका, देखिए महती नीला पिडिका चरक में भी आया है विनता के बारे में, दिख रहा है। यस सर, तो सुश्रुत में भी पृष्ठ चरक। पृष्ठ और उदर दोनों की बात किए हैं चरक, है ना, भिन्नता के लिए। और सरशपिका के बारे में आया क्षिप्र पाका महारुजा, ये भी पूछा जाता है। और एक और है रुजा निस्तोद बहुला जालनी के बारे में है, जैसे जालनी के बारे में यहाँ पे क्या है, तीव्र दाह आया हुआ है, मांस जाल समावृता, वैसे चरक में आया है रुजा निस्तोद बहुला, याद रखिएगा इसको, दिया हुआ है विमर्श में सब। देखिए रूजा निस्तोद बहुला सूक्ष्म छिद्रा जालनी, अब जालनी है तो छोटे छोटे जाल होगा, जैसे छलनी में जाल छोटे छोटे छेद होते हैं, तो जालनी कह रहे हैं। तो निस्तोद बहुला सूक्ष्म छिद्रा, है ना। और इसके साथ ही साथ कक्षपिका के बारे में इम्पोर्टेंट है, महावास्तु परिग्रह, दिख रहा है सबको, ये चरक की बता रहे हैं बात, महावास्तु परिग्रह कक्षपिका। और एक और पूछा जाता है आपको, तृष्णा मोह ज्वर किसमें है, अलजी में, दिख रहा है लास्ट लाइन। Yes, sir. यस सर। ये भी Yes, sir. मार्क कर लीजिएगा, हालांकि मुझे यहाँ बताना नहीं चाहिए, मैंने चरक में सब शायद बताया हुआ है इसको।
यहाँ लिखा हुआ है कफज प्रमेह पीड़िका साध्य, वातज पीड़िका असाध्य लिखा हुआ है। जिन दोषों से जो प्रमेह उत्पन्न हुए हों उन्हीं से इन प्रमेह पीड़िकाओं को उत्पन्न होना जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा ये लाइन सुश्रुत की है, इम्पोर्टेंट है। असाध्य पीड़िकाएं कौन कौन सी होती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो गुदा, हृदय, सिर, पृष्ठ और मर्म स्थान में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। गुदा, हृदय, सिर, अंश यानी कंधे को बोल रहे हैं, पृष्ठ और मर्म, ऐसे स्थानों पे अगर हो रहा है तो ये क्या होगा, असाध्य। इसके साथ साथ उपद्रव से युक्त जो पीड़िकाएं हैं वो भी असाध्य होंगी। समझ में आया? Yes. Yes, sir. ये 6 स्थान याद रखिएगा। चरक में भी पीड़िका के उपद्रव दिए हुए हैं। त्रिटकांश, त्रिट मतलब तृष्णा हो गया, मांस संकोच हो गया आपका, हिक्का, मद, ज्वर, विसर्प, मर्म संरोध पीड़िका नाम उपद्रवा है, ऐसा विमर्श दे रखा है। असाध्य वातज प्रमेय, पहले ही बोल दिया उन्होंने, असाध्य है ना, हिंदी में लिखा हुआ है और श्लोक में भी आया है असाध्यास्तु वातजा। वायु सारे शरीर को निचोड़कर मेद, मज्जा और वसा के साथ नीचे बस्ती की तरफ जाकर प्रमेह उत्पन्न करती है। मूत्र के साथ इन धातुओं को उत्सर्जित करने लगता है, यानी मूत्र के साथ मेद, मज्जा और वसा इन सभी धातुओं को उत्सर्जित करने लगेगा, इसलिए वातज प्रमेह असाध्य होते हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें तो वातज प्रमेह में धातुओं का क्षय होने लगता है, विशेष रूप से ओज का भी क्षय होने लगता है, तो इसलिए ये असाध्य भी होते हैं। विमर्श में देखेंगे तो हमने लिखा हुआ है ममेव, ममेव मतलब मज्जा, मेद और वसा, इनको मूत्र मार्ग से बाहर निकालने लगता है, उत्सर्जित करने लगता है। तो जहाँ देखिए मेद, मज्जा, वसा लिखा हुआ है। कृतसन्न शरीर मतलब सारे शरीर से बस्ती की तरफ लेके चला जाता है, सारे शरीर को निचोड़कर, है ना। कृतसन्न शरीर मतलब सारे शरीर को निचोड़कर मेद, मज्जा और वसा को नीचे बस्ती की तरफ ले जाके उत्सर्जित करने लगता है मूत्र के द्वारा। अभी हमने ये बताया था महात्य विरुद्ध उपक्रम होने की वजह से असाध्य है। और ये ध्यान रखिएगा, भाव प्रकाश की लाइन कहाँ की है, जात प्रमेही मधुमेहिनो व न साध्य रोग सही बीज दोषा, दिख रहा है विमर्श में, येलो मार्क किया मैंने, Yes. इसको अंडरलाइन करिएगा। फिर इसके बाद देखिएगा प्रमेय के पूर्व रूप क्या क्या हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ लिए। अगर प्रमेय के पूर्व रूप जो दंतादिनाम, मलाडत्तम, वो सब हम लोगों ने पढ़ा है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे, मूत्र की राशि भी कुछ अधिक हो जाए, यानी कि क्वांटिटी अगर बढ़ जाए, तो उसे प्रमेय ही समझना चाहिए, है ना। और फिर इसके बाद वही दंतादिनाम, मलाडत्तम, पाणिपाद में दाह होगा, प्रभुत, आविल, मूत्रता, ये सब बता दिया। अगर ऐसा हो तो प्रमेय ही समझना चाहिए। ये विमर्श देखिएगा प्रमेय चिकित्सा का है, याद आ रहा है जब पढ़ाए थे, हारिद्र वर्णम रुधिरम च मूत्रम बिना प्रमेह से ही पूर्व जी रूपे सर। यो मूत्रयतम न वदेत प्रमेहम रक्तस्य पित्तस्य ही स प्रकोपः। क्या है इसका मतलब, कौन बताएगा? मांडवी, मांडवी है क्लास में? कोई नहीं बताएगा? डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए है। तो बताओ सर इसका मतलब, डिफरेंशियल इसका मतलब बताओ। डायग्नोसिस के लिए हम्म बिना पूर्व रूप के अगर मूत्र में रक्त आता है तो वो रक्त पित्त है, नहीं तो फिर वो प्रमेह है, शायद इसका मतलब ये है। ऊपर ही लिखा है प्रमेय के पूर्व रूप लक्षणों के बिना केवल मूत्र का हरा वर्ण मात्र होने से नहीं समझना चाहिए। क्या हो जाएगा वो? रक्त रक्त पित्त हो जाएगा। उस साफ साफ ऊपर ही लिखा हुआ है इसके।
है ना। यानी कि प्रमेह तभी होगा जब उसमें पूर्व रूप मिलेगा, अगर पूर्व रूप नहीं मिल रहा है तो वो रक्त पित्त हो जाएगा। ठीक है, और रेफरेंस ध्यान रखिएगा, वो रक्त पित्त चिकित्सा का नहीं है, कहाँ का है, प्रमेह चिकित्सा का है श्लोक को। सहज प्रमेही और मधुमेही ये साध्य नहीं होते हैं, बीज दोष के दूषित हो जाने से असाध्य होते हैं, ऐसा उस लाइन का मतलब था जो अभी आया था, जात प्रमेही मधुमेही ना। तो सहज प्रमेही मधुमेही साध्य नहीं, बीज दोष दूषित हो जाने से असाध्य होते हैं, पूर्व रूप के साथ पित्त कफ प्रमेह वातज प्रमेह क्रम से साध्य नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को भी आगे आएगा, चरक में हम लोगों ने पढ़ा है। ये लाइन जो हमने लिखा है, पूर्व रूप के साथ पीके और कवि कफ वातज प्रमेह क्रम से साध्य नहीं है। लेक्चर उठाइएगा, देखिएगा। मधुमेही चलने से खड़े रहना, खड़े रहने से बैठना और बैठने से लेटना था लेटने से निद्रा लेना अधिक अच्छा मानता है। वही है जो उसका कारण है, आलसी व्यक्ति हो जाता है, आशा सुखम स्वप्न सुखम। अगर वो चल रहा है तो सोचेगा कि हम खड़े हो जाएं, अगर खड़ा है तो सोचेगा कि हम बैठ जाएं, अगर बैठा हुआ है तो उसको मन करेगा कि हम लेट जाएं, अगर लेटा हुआ है तो क्या मन करेगा, सो जाएं। समझे? नहीं समझे? चलो चलते चलते बता दें कि माधव निदान ने मधुमेह दो प्रकार का बताया है, धातु क्षय से प्रकोपित वायु से। आपको पता है कि जब धातुओं का क्षय होता है तो वातु प्रकोपित होता है, पता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा लिखा हुआ है पित्त या कफ से आवृत वायु से। तो ये माधव निदान ने मधुमेह मधुमेह बोल रहा हूँ, प्रमेह नहीं बता रहा हूँ, मधुमेह दो प्रकार का, धातु क्षय से प्रकोपित वायु और पित्त और कफ से आवृत वायु। यहीं पे मैं एक चीज और बता दूं, जाम्बव वात जननम ऐसा पढ़ते हैं हम लोग अग्र में। Yes, sir. फिर भी लोग कहते हैं कि मधुमेह में जो है जामुन का स्वरस, ऐसा लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। जब मधुमेह वातज प्रमेह है तो फिर जामुन का क्यों वहाँ पे प्रयोग किया जाता है? इसका अगर आंसर चाहिए तो जो ये माधव निदान ने मधुमेह के दो प्रकार बताए हैं, धातु क्षय से प्रकोपित वायु, पित्त कफ से आवृत वायु, यहीं पे उसका आंसर मिलता है। ये जो दोनों मधुमेह के प्रकार देख रहे हैं ना, इन दोनों में से एक प्रकार में वो जामुन काम करता है। किस में काम करेगा कुछ बताइए? सर सेकंड वाले में। सेकंड वाले में काम करेगा, पित्त या कफ से आवृत वायु में काम करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए कि जाम्बवात जननम, फिर जामुन को क्यों, जामुन की गुठली का चूर्ण क्यों प्रयोग करते हैं? तो माधव निदान ने मधुमेह दो प्रकार का बता रखा है, धातु क्षय से प्रकोपित वायु और पित्त या कफ से आवृत वायु। आगे बढ़ते हैं चिकित्सा की तरफ। प्रमेह की चिकित्सा। चलें आगे बढ़ें। यस सर। Yes, sir. प्रमेह चिकित्सा भी 3 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। एक प्रमेह चिकित्सा है, प्रमेह पीड़िका चिकित्सा है और मधुमेह चिकित्सा है। कुछ हम लोगों ने 2 चैप्टर में पढ़ा, प्रमेह चिकित्सा 3 चैप्टर है, प्रमेह, प्रमेह पीड़िका और मधुमेह। तो श्लोक नंबर 3 अगर हम देखते हैं प्रमेह चिकित्सा का, तो यहाँ पे 2 प्रकार के प्रमेह बताए हैं सुश्रुत में। सहज प्रमेही हो गया और अपथ्य निमित्तज हो गया। सहज प्रमेही मतलब जन्म से, अपथ्य निमित्तज क्या होता है, समय के साथ मिथ्या आहार विहार से उत्पन्न होने वाला प्रमेह। तो जो सहज है वो जन्म से ही रहेगा और अपथ्य निमित्तज अहितकर आहार विहार से उत्पन्न। तो ये जो 2 भेद हैं ये किसने बताए हैं? सुश्रुत ने बताए हैं। याद रहेगा?
Yes, sir. सहज प्रमेह माता पिता के बीज दोष से और माता पिता के अपथ्य निमित्तज आहार विहार के सेवन से। माता पिता का भी तो हो सकता है, उसमें जब गर्भावस्था में है माता तो उसका आहार विहार अगर दूषित हो जाएगा, मतलब सही नहीं है, तो वहाँ से भी हो सकता है। अगर इस लाइन के हम दो मतलब निकालें तो सहज प्रमेही हम जानते हैं कि जब माता गर्भिणी जो है उसके मिथ्या आहार विहार से कौन सा, वहाँ पे क्या पढ़ा है हम लोगों ने, सही गर्भ जानकर पीड़ा का स्वभाव, ऐसा कुछ पढ़ा। सहज जो व्याधियां कितने प्रकार की बताई थी वहाँ पे, सहज गर्भज ये सब बताया है, नहीं याद आ रहा। व्याधि के भेद बताए थे सुश्रुत में ही जब सूत्र स्थान पढ़ा रहे थे। Yes, sir. भूलने के लिए पढ़े थे। मत रिवाइज करो, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। दो प्रमेय हो गए, सहज प्रमेय और अपथ्य निमित्तज अपथ्य आहार विहार से। तो जो सहज प्रमेय है, जो सहज प्रमेय से पीड़ित व्यक्ति है वो कृश होगा, रुक्ष होगा, अल्प आहार करने वाला होगा, अधिक जल पीने वाला होगा, घूमने फिरने वाला होगा, ऐसा सुश्रुत बताते हैं। सहजो मातृ पितृ बीज दोषकृत। दूसरा क्या है, अहित आहार जो अपथ्य निमित्तज। दूसरा क्या है, अपथ्य निमित्तज हो गया, पहला जो है सहज हो गया। फिर इसके बाद कह रहे हैं जो सहज होगा वो कृश, रुक्ष, अल्प अशी मतलब अल्प भोजन करने वाला, पिपासु बहुत ज्यादा प्यास लगेगी उसको, है ना, परिसरणशीलम बहुत घूमने फिरने वाला होता है। कौन? सहज वाला, Apathy. सहज सहज वाला, सहज प्रमेय से पीड़ित जो माता पिता के बीज दोष से उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे हमने फिर लाइन खींच दिया है, अहित आहार विहार प्रमेय से पीड़ित व्यक्ति मोटा होगा, अधिक आहार करने वाला होगा, स्निग्ध प्रायः आसन पर बैठे रहने से चारपाई पर सोते, कुल मिला के स्थूल होगा, बहुवाशी होगा, यानी कि बहुत अधिक, वहाँ पे कम भोजन करने वाला है, यहाँ पे बहुवाशी मतलब बहुत भोजन करने वाला। एक चार्ट बनाइएगा, डिफरेंस वहाँ पे लिख लीजिएगा। एक घूमने फिरने वाला है और दूसरा सोने वाला है, एकदम हमेशा आलसी प्रकृति। अब सोचिए वो घूमने फिरने वाला है फिर भी उसको प्रमेय है, क्योंकि वो जन्म से ही लेके पैदा हुआ है। कौन सा है वो? सहज प्रमेय है। सहज प्रमेय का कारण माता पिता के बीज दोष को माना गया है, किंतु कुछ लोगों का कथन है कि स्त्रियों को प्रमेय नहीं होता, जो शुरू शुरू में भी हमने लाइन बताई थी ना, डल्लण वाले। यस सर, तो यस सर, वहीं पे यहाँ ये पे बोला था। लिखा हुआ है जो हर महीने मासिक स्राव होता रहता है उसके विषय में यहाँ पे बता रहा हूँ, डल्लण की लाइन। फिर इसके बाद प्रमेह की सामान्य चिकित्सा की बात करते हैं। तो चरक का रेफरेंस जरूर याद रखिएगा, हम लोगों ने ऐसा ही कुछ पढ़ा था, संतर्पण और अवतर्पण। वैसे यहाँ पे बता रहे हैं कृषि व्यक्ति की चिकित्सा औषध सिद्ध अन्नपान तथा वमन विरेचन क्रियाओं के द्वारा, और स्थूल व्यक्ति की चिकित्सा अवतर्पण क्रिया से करेंगे, है ना। यानी जो कृष है उसको हम क्या करेंगे, अन्नपान, कृष की अन्नपान वगैरह करेंगे, और वहाँ पे संतर्पण किस में करेंगे, सॉरी अवतर्पण किस में करेंगे, जो स्थूल है। स्थूल में। अब यहाँ पे देखिए दो तरीके से बता दिया, एक कृष प्रमेही और एक स्थूल प्रमेही भी बता दिया, ठीक है। जी सर। कैसे बता दिया, वहीं से जो अहितकर आहार विहार वाला है वो कैसा हो गया, स्थूल। स्थूल हो गया, और जो सहज प्रमेही था जो माता पिता के बीज दोष से उत्पन्न हो रहा है वो कृष प्रमेही। तो वहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कृष प्रमेय, सॉरी सहज प्रमेही ब्रैकेट में कृष, और अपथ्य निमित्तज ब्रैकेट में स्थूल हो जाएगा, और चिकित्सा दोनों में, एक में हो जाएगा आपका अन्नपान और दूसरे में अपतर्पण चिकित्सा। जैसे हम लोगों ने कुष्ठ में कंट्राइंडिकेशन पढ़ा था क्या क्या नहीं सेवन करना चाहिए, वैसे प्रमेय में भी है, सविरक्त शोधक सुरा आसव, इक्षु विकार है, घृत है, तैल है, अनूप और औदक जीव का मांस है, ये तमाम चीज़ें हैं, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है प्रमेय में पत्ता, अभी हमने यव करके क्या बताया था कुष्ठ वाले में, यवकल्प। यवकल्प। देखिए यहाँ पे शाली षष्ठी की यव गोधूम कोद्रव उद्दालक आया हुआ है, ये सब चणक है, आडकी है, कुलत है, ये सब द्विदल लिखा हुआ मैंने, चड़क आडकी कुलत,
है ना, चना अरहर कुलथ की बात कर रहे हैं। ये सब भी प्रमेय में पथ्य है, ध्यान दीजिएगा इसके बाद। और सेकंड लाइन में आया हुआ है निकुंभ इंगुदी सरसप अतसी तैल। अभी ऊपर तो तैल और घृत सब मना कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इंगुदी सरसप और तीसी के तैल से सिद्ध तिक्त गण, थोड़ा सा संस्कार कर दिया है, संस्कारो ही गुणांतराधानम। तो वो संस्कार किस द्रव्य से कर रहे हैं, तिक्त, तिक्त द्रव्यों से संस्कार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जी सर। वो तैल याद रखिएगा, कुछ मांस वगैरह की बात कर रहे हैं, उसको तिक्त द्रव्यों से सिद्ध करके प्रयोग करने की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चरक ने भी प्रमेय रोगी के पथ्य में दंती इंगुदी आदि तैल का विधान बताया है। दंती इंगुदी तैल युक्तम प्रमेय हो अतसी सरसप तैल युक्तम, और यव प्रधानस्तु भवेत प्रमेय। यव को प्रधान रूप से पथ्य बताया हुआ है। चरक चिकित्सा में हम लोग पढ़ते हैं। प्रमेय में शोधन करने की बात कर रहे हैं तो तीक्ष्ण वमन कराना चाहिए और विरेचन कराना चाहिए। सुरसादिगण का कषाय प्रयोग कराने के लिए कह रहे हैं। आस्थापन बस्ती है और दाह युक्त को तैल रहित न्यगुरदादि के कषाय में, है ना। निस्तैलेन, निस्तैलेन शब्द है, ध्यान रखिएगा। जहाँ पे दाह रहेगा, दह्यमानम च, जहाँ पे दाह रहेगा वहाँ तैल रहित न्यगुरदादि गण कषाय का प्रयोग करने की बात। सर्व प्रमेय में 5 आंवले का योग बताया है। वैसे भी हम लोग जानते हैं निशा आंवल की प्रमेय हरणाम वाग्भट का गृह में, वैसे ही सुश्रुत ने 5 योग बताए हैं। सर्व प्रमेय में 5 योग। यहाँ पे देखिए आंवले का स्वरस भी आया होगा, है ना। सर्व प्रमेय में 5 योग। हल्दी में मधु मिलाकर आंवले के रस को पिलावें, दिख रहा है सबको। हरिद्रा मधु संयुक्तम। Yes, sir. यस सर। त्रिफला, हरड़ बहेड़ा आंवला इंद्रायण देवदारू नागर मोथा का क्वाथ, शाल कबीला पाटला, है ना, इनको हल्दी के साथ मधु के साथ दे रहे हैं। तो ये 5 योग बताएं, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो अब आ रहा है ना बच्चा, आजकल जो नया ट्रेंड चला हुआ है, बस इसी श्लोक से पूछते हैं। ये जो श्लोक आपके सामने आ रहा है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। याद करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे। पारिजात कषाय का है उदक में, बैजंती इक्षु में, निम्ब कषाय को देते हैं सुरा में, चित्रक कषाय को सिक्ता में, खदिर कषाय को शनय में, पाठा अगरू हरिद्रा ये लवण में देते हैं, हरिद्रा और दारू हरिद्रा पिष्ट में देते हैं, सप्तपर्ण सांद्र में देते हैं। अभी बीएचयू के पीएचडी एंट्रेंस में पूछा था, ठीक है, सप्तपर्ण सांद्र में वाला। और त्रिफला और आरगवद और मृदिका ये फेन में हमें देते हैं। दूर्वा शैवाल करंज और ककुभ ये शुक्र में हमें देते हैं। सालासरादि और पिपली ये नील में है। अमलतास यानी कि आरगवद ये हरिद्रा में। आरगवद का एक और पर्याय है राजवृक्ष, याद आ रहा है। Yes, sir. यस सर। अमलतास को अगर राजवृक्ष कर लेंगे तो और आसानी हो जाएगी। अम्ल में है न्यगुरदादिगण, ये भी पूछा गया है। और क्षार में त्रिफला का, तो देखिए त्रिफला 2 जगह आ गया। एक त्रिफला फेन में आया था आरगवद मृदिका के साथ में। क्षार में त्रिफला क्वाथ है। मंजिष्ठा में मंजीठ और चंदन है। शोणित में गिलोय तिंदुक है ना। ये तमाम चीज़ें हैं और इसको देखिएगा, आप पढ़िएगा। हमको बता रहे हैं। लिखिए उदक परी ने, उदक परी ने उदक परी ने निम्ब सुरा, निम्ब सुरा पी के, निम्ब सुरा पी के
इच्छु से बजाई, इच्छु, इच्छु से बजाई। अब ड्रम बजा रही हूँ, कुछ भी बजा रही हूँ। इच्छु से बजाई, इसमें आपका 3 हो गया। Yes, sir. सिख चित्रा ने, सिख चित्रा ने, सिख चित्रा ने, सिख चित्रा से क्या हो गया? सिकता में है, चित्रा से चित्रक कसा है। सिख चित्रा ने सानू की खबर ली, सानू की खबर, सानू से सने में, खबर से खदिर हो गया। सानू की खबर ली, हो गया। Yes. लव का पाठ, इसको अलग से याद रखिएगा। लव का पाठ याद रहेगा। Yes, sir. सांद्र मतलब शांत, जो शांत रहेगा वो स्कॉलर होगा। शांत कौन रहेगा? स्कॉलर होगा। सप्तपर्ण का लैटिन नेम है एल्स्टोनिया स्कोलरिस, पता है? ये भी नहीं पता होगा, ये भी नहीं पता होगा, तो पता है, लिख लीजिएगा। पता है। शांत स्कॉलर, शांत स्कॉलर, स्कॉलर ब्रैकेट में एल्स्टोनिया स्कोलरिस। शांत मतलब सांद्र, तो कभी भी गलत नहीं होगा। ये बहुत टिपिकल रहता है, सबसे कठिन क्वेश्चन रहता है। अब सोचिए, इतने प्रमेय, इतने प्लांट हम कहाँ से याद रखेंगे? कौन सा किसमें बताया है सुश्रुत ने? वो बिना ट्रिक के पॉसिबल नहीं है, समझे? Yes, sir. हरिराज, हरिराज, हरिराज नील के साले हैं। हरिराज, मैंने बताया था ना, हरिद्रा में है, क्या हो जाएगा? राज से राजवृक्ष, अमलतास। हरिराज नील के साले हैं, नील से नील में, साले से क्या हो जाएगा? साला सराधिगण, हो गया। Yes, sir. Yes, sir. बाकी का शोणित में हमें गिलोय है, इसको याद रखिएगा, अब हम बताएंगे। पहले इतना याद करिए तब बताते हैं। हाँ, छात्र याद रखता है, यहाँ पे छात्र था। देखिए, छार में का छात्र, त्रिफला का त्र, तो छात्र याद रखिएगा, ठीक है। यस सर। सर्प में हमें कूट, कूटज पाठा है। वासा में हमें अग्निमंत है, शिशंपा है, कषाय है। छौद्र में हमें खदिर है। फिलहाल जो अभी ऊपर बताया था वो इम्पोर्टेंट था, उसी को याद रखिएगा। उतना पढ़ के रहिए, तब आगे बताएंगे। प्रमेयों में अरिष्ट, अयस्कृति, लेह, आसव, यवागु एवं कषाय का योग। विशिष्ट व्यक्तियों के लिए प्रमेह में विशेष चिकित्सा। विपुल, धनशाली, अहित आहार करने वाले, औषध द्वेषी तथा राजा को। अब ये उनकी बात कर रहे हैं जो धनाढ्य होंगे, पैसे वाली पार्टी जो होंगे, है ना, जो डॉक्टर के पास आते हैं, नंबर नहीं लगाते हैं, सोर्स लगवाते हैं, पर्ची भिजवा देते हैं, ऐसे लोगों की क्या कहें, है ना। लिखा हुआ है, हपाची लिखा है मैंने। ह से हरड़, पा से पाठा, ची से चित्रक, दिख रहा है हपाची।
एक अपाची गाड़ी आती थी ना, ये अपाची नहीं है, हपाची है। हपाची कैसे देंगे? मधु में मिला के। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया सर। तो हपाची याद रखिएगा यहाँ पे। और इसके साथ ही साथ आपको दिया होगा मधु और कपित्त मरीच मिश्रित पेय भी देंगे। मधु, कपित्त और मरीच, है ना, आया हुआ है श्लोक में। ये भी विशिष्ट व्यक्तियों के लिए योग बताया है। अब ये सब रोगी को ऊंट, खच्चर और गधा के लीद ये सब कौन देगा? आज कोई देगा क्या? हाँ? नो सर। नो सर। देना हो तो ट्राई कर लेना भैया। हैं? सर कहीं वेजिटेरियन हो वो तो। सर जुगुप्सा चिकित्सा में कर सकते हैं। कुछ भी करो भैया, साधन रहित। सर वो तो देखो राजक्षमा में ही है ना बस। वो तो था पैसे वालों के लिए, है ना। अब यहाँ पे जो गरीब होंगे उनके लिए भी चिकित्सा बता रहे हैं। कितने समझदार थे सुश्रुत, है ना। सबके लिए डायबिटीज, प्रमेह की ट्रीटमेंट बताया है। धनहीन या बंधु बांधव रहित प्रमेह रोगी बिना जूता पहने दा छाता लगाए भिक्षावृत्ति धारण करते हुए 1 ग्राम में 1 दिन ठहर कर मुनि के समान इंद्रियों को वश में करके 100 योजन इससे अधिक यात्रा करे। कह रहे हैं जब पैसा नहीं है, दवाई नहीं कर सकते हो, चुपचाप टहलते रहो, एक जगह बैठो मत, है ना, बिना जूता पहने। इसका मतलब समझ सकते हो? थोड़ा सा पैर पे प्रेशर पड़े, एक्यूप्रेशर, है ना। समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। बिना जूता, बिना छाता के भिक्षावृत्ति धारण करते हुए घर घर जाके भीख मांगिए, है ना। और एक गांव में 1 दिन ठहरिए और साधु बाबा के वेश में रहिए और 100 योजन या इससे अधिक यात्रा करिए। कितना कठिन काम बता दिए हैं सुश्रुत। तो फिर इसके चरक बाद, भी बताए थे। हाँ चरक बताए होंगे, मुझे चरक का इस समय स्मरण ऐसा नहीं अरे आ ये रहा है। योजन 1 किलोमीटर है क्या? चरक इतना कठिन नहीं बताए हैं कि बिना जूता बिना छाता के और भिक्षा मांगते हुए, चरक इतना कठिन नहीं बताए होंगे। सर ये योजन। 100 योजन बताया है, 100 योजन बताया होगा। आगे बढ़िए। सर संयोजन कितना होता है? अब ये तो कैलकुलेट करिए, कैलकुलेटर से पूछिए 100 योजन कितना होता है। कितना होता है? कितना होता है बताओ। हमको यहाँ पे और क्या बताना है। हाँ यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है इस सर श्लोक में। 1280 किलोमीटर लिखा है सर। चलो आगे बढ़ो। सरफेस सरफेस तैर के बाहर निकल जाओ, नहीं तो गोते लगाती रह जाओगी समुंदर में, है ना। गोते नहीं लगाना है। कोई नहीं पूछेगा कि इतने योजन में कितना होता है, कितना किलोमीटर होता है, कितना मीटर होता है, नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ो। जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे आपको बता दिए जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा वर्ण के आधार पे भी प्रमेय के बारे में कुछ करने के लिए कहा है। तो हम देखिए जहाँ पे अभी हमने छोड़ा 100 योजन यात्रा, उसके बाद यहाँ पे आंवला है, निवार है, श्यामक है, तेंदुक है, अश्मंतक है और फलाहार रहना है। ठीक है, ये सभी सेवन करना है। मृगों के साथ रहें। हम लोग देखते हैं राजक्षमा में अजा के साथ रहने की बात कर रहे हैं और प्रमेय में मृगे सह वसेत दिख रहा होगा सबको। यस सर। तन्मूत्र शक्रित क्या है? कह रहे हैं मृग के साथ रहें एवं गौ के गोबर और मूत्र का सेवन करते हुए निरंतर उसके पीछे भ्रमण करें। अब आगे देखिए, ब्राह्मणों व शिला, ब्राह्मण हो तो शिलोच्छ वृत्ति धारण करके ब्रह्मरथ का, बस खाली इतना ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण को ब्रह्मरथ का निर्माण करना है। और या वेद अध्ययन करें, शूद्र निरंतर कृषि करें या कूप खोदें। कुल मिला के कहने का मतलब ये है किसी भी वर्ग का हो, मेहनत करे, आलस न करे, है ना। और सबसे बढ़िया तो यही है कि खेती करे, कूप खोदे, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका है। और कृषि रोगी की रक्षा सदैव करनी। कृषम तु सततम रक्षेत, मिला। यस सर।
ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है मृग सह वसेद तन मूत्र शक्रित, कहीं पे गाय की बात मुझे नहीं दिख रही है, आपको दिख रही तो बताइए। शक्रित भक्षा, तो यहाँ पे गाय का न करके मृग की ही बात मुझे समझ में आती है। मृग का मूत्र शक्रित भक्ष करने की बात कर रहे हैं और उसी मृग के पीछे ही घूमने की बात कर रहे हैं। मृग देखिए बहुत तेज चंचल होता है, बहुत तेज दौड़ता भी है। कहीं मुझे श्लोक में जो है गाय नहीं दिख रहा है, गो शब्द नहीं आया है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। निर्धन व्यक्ति वैद्य के अनुसार आदेशानुसार आलस्य रहित होकर इस प्रकार आचरण करते हुए 1 वर्ष में या उसके अंदर ही प्रमेय, जो अभी ऊपर इन्होंने बताए हैं, जो कह रहे हैं घूमने फिरने वाली जो बात बताई है, कुआं खोदने की बात बता रहे हैं, है ना, और कृष की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, ब्रह्मरथ का उद्धार करने की, और ये खाने पीने वाली बातें, जो भी बातें बताई, ऐसा करने से 1 वर्ष में या उसके अंदर भी प्रमेय से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा सुश्रुत बता रहे हैं। तो इतना आप रिवाइज करिए। एक क्लास शाम को हम फिर लेंगे, अभी आज ही, तो वहाँ पे प्रमेय पीडिका और मधुमेह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। और आज ही अगला चैप्टर शायद उदर है, उदर निदान भी बताएंगे आज। कई चिकित्सा एक साथ हो जाएगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो मधुमेह और प्रमेय पीडिका शाम को पढ़ेंगे, उसके बाद उदर निदान पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन इतना रिवाइज करके तब बैठिएगा, ठीक है? यस सर।